आज हम लोग इस वीडियो में फ्लोटर इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी सैलरीड पर्सन उसको फ्लोटर इंडिया में अगर लोन लेना है तो उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आरओआई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को में लास्ट तक बनी रही है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले जो भी पर्सन है उसकी जो सैलरी है वो मिनिमम 20,000 होनी चाहिए और जो सैलरी है वो अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, ना कि उसको कैश मिलनी चाहिए। अगर अकाउंट में सैलरी मिल रही है तो आप एलिजिबल हो। सेकंड, अगर कोई बंदा टियर 1 सिटी में रहता है तो कम से कम 25,000 रुपये सैलरी उसकी होनी चाहिए। जैसे मुंबई, दिल्ली, मतलब जो टियर 1 सिटी होती है, कोलकाता, बेंगलुरु। सिविल की बात करें, सिविल उसका -1 भी होना चाहिए, -1 हो या फिर 700 रुपये। -1 का मतलब होता है कि बंदा फ्रेशर, मतलब उसने अभी तक कोई लोन नहीं लिया है, तो -1 हो तब भी चलेगा। 700 अगर उसने कोई लोन ले रखा है तो कम से कम 700 प्लस सिविल होना चाहिए उसका। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वर्क करना हो चाहिए, या पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, या एमएनसी कंपनी में कोई वर्क कर रहा होता है, या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्रोप्राइटरशिप में भी अलाउ हो जाता है, बट उसमें पीएफ कटना चाहिए, पीएफ मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। उसकी एज जो है 21 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। उसका टोटल वर्क एक्सपीरियंस है मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए। अगर सैलरी 50,000 से कम है तो फॉर जो होगा वो 50% तक रहेगा। फॉर क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। फॉर होता है ऑब्लिगेशन, यानी कि जैसे मान लो किसी की सैलरी 40,000 रुपये है, ठीक है, तो बैंक 50% तक ही इसकी ईएमआई बनाएगा, यानी 20,000 रुपये तक की ईएमआई बनाएगा। तो अगर कोई बंदा है पहले से ही कोई लोन ले रखा है और उसके 10,000 रुपये ईएमआई पे कर रहा है, तो बैंक क्या करेगा, ओनली 10,000 रुपये तक की ईएमआई में जितना लोन होगा उतना करेगा। तो अगर किसी की 50,000 से कम सैलरी तो 50% का फॉर रहता है, यानी 25,000 रुपये की ईएमआई, और किसी की 50,000 की सैलरी है और 50,000 से ऊपर हो जाता है, मान लो किसी 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो बैंक वहाँ पे 65,000 रुपये तक का उसका फॉर बना देगा, यानी कि 50% से बढ़ाकर 65 कर देगा। अगर हम टेनवर की बात करें तो यहाँ पे जो टेनवर रहता है वो 1 से 5 साल के बीच में रहेगा। लोन अमाउंट की बात करें तो आपको जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 30 लाख तक मिल सकता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। इंटरेस्ट क्या क्या रहते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग जो फॉर्म होता है ना 11.91% होता है और ये रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। फिर वो डिपेंड करता है आपके सिविल और आपके लोन अमाउंट पे, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम लोग बात करें तो प्रोसेसिंग फीस जो रहती है वो 0 से 6% ऑफ द लोन अमाउंट का रहती है। वो डिपेंड करता है लोन टू बहुत सारी चीज़ों पे कितनी, एक वैसे मैक्सिमम ज़्यादातर 2 या 3% ही जो लगते हैं, बट एज अ वेबसाइट पे मेंशन है 0 to 6%। चार्जेस की अगर हम बात करें तो क्या क्या चार्जेस रहते हैं, तो पहला है अगर कोई भी चेक बाउंस होता है तो उसका 300 रुपये लगता है। चेक बाउंस का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो 1 तारीख की आपकी ईएमआई है और उन्होंने ईएमआई ऑटो डेबिट हो रही है, तो उस टाइम पे अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो चेक बाउंस हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको 300 रुपये पेनल्टी लगेगी। स्वैप चार्जेस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ईसीएस, अगर आप ईसीएस को रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो तो उसका 500 रुपये लगेगा। ओवर ड्यू ईएमआई 2% मंथली प्लस टैक्स। ओवर ड्यू का मतलब है कि आपका जैसे जितना भी लोन अमाउंट अगर ओवर ड्यू रहेगा, जैसे इस महीने की ईएमआई आपकी ओवर ड्यू होगी, जैसे 10,000 रुपये थे वो आपने इस महीने नहीं भरे, तो उस 10,000 रुपये पे 2% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है ओवर ड्यू ईएमआई चार्जेस। इसके बाद हम लोग और चार्जेस की बात करें, कोई फोरक्लोजर करवाना चाहता है, ठीक है, अगर कोई भी लोन अमाउंट को फोरक्लोजर करवाना चाहता है तो अगर किसी बंदे ने 0 से 17 ईएमआई पेड कर दी है, मतलब मान के चलो किसी ने 17, 15, 14, 13, 12, 10 ईएमआई तक पेड कर दी है, तो उस पर जो फॉर लगेगा, ठीक है, 7% ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। जैसे मान लो कि किसी का 1.5 लाख रुपए बकाया था, मान लो किसी ने 3 लाख रुपए लिया था और 2 लाख रुपए भर चुका है, ठीक है, 1 लाख रुपए उसका इंटरेस्ट चाहिए, 1 लाख रुपए है, अगर इंटरेस्ट हटा दिया जाए, वो चाहता है कि मैं आज ही क्लोज करना चाहता हूँ, तो प्रिंसिपल अमाउंट सपोज इसका 80,000 निकल रहा है, तो 80,000 का 7% उस पर लगेगा। अगर उसकी ईएमआई 18 से 23 के बीच में पेड हो गई है तो 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट। ऐसे 24 से 35 में 30%, 36 से ज्यादा हो गई है तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वही आपको पेड करना पड़ेगा। नोट कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी एडवांस फीस नहीं ली जाती। सपोज आप किसी के पास जाते हो, कोई भी एडवांस चार्ज है, फ्लोटर इंडिया कोई भी चार्जेस नहीं लेता है, जो भी चार्जेस होंगे वो आपके लोन अमाउंट में डिडक्ट होकर आपके अकाउंट में सेटल होंगे। अब हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट और ईमेल आईडी, फोन नंबर। अगर उसके पास ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ऑफिशियल अगर
कंपनी का आईडी कार्ड है तो वो भी कर सकता है, बट एक ऑप्शनल होता है, रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। अगर अब ये क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन सैलरीड पर्सन, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका क्या होता है, आप लोग हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लेती है, आपके व्यापक फाइल को प्रोसेस करेगी, ठीक है, और जो भी होगा आप किसी भी तरह कोई आपको चार्ज। सेकंड, आप क्या कर सकते हो, कोई भी नियरेस्ट ब्रांच है फ्लोटो इंडिया की तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। फ्लोटो इंडिया का पूरा प्रोसेस ऑफलाइन रहता है, उनको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आपको नियरेस्ट ब्रांच पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा फ्लोटो इंडिया का पर्सनल लोन लेने का प्रोसेस। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन रिकवर कर दिए। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको भी फ्लोटो इंडिया या किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग आपके बिहाफ पे बैंक या जो भी है उनको प्रोसेस करेंगे।